अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। संडे का स्यापा और हम आपके साथ मौजूद। आज हम दो चीजों के ऊपर बहुत खास बात करेंगे। एक बात करेंगे माशरे में बिगड़ते हुई अदम बर्दाश्त की, पॉलिटिकल फोरबेरेंस के खत्म होने की। और दूसरी बात हम इस पर करेंगे कि जो हमारे इंतखाबी अमल से जुड़ी चीजें और आइन को जिस तरह हमने एक जो है ना फुटबॉल बना दिया, जिसका जिधर दिल जाता है उसका ठुड्डा मार दे और उसको पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में। मगर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हमारे रवैयों में अदम तशद्दुद, इनटॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है, जो न सिर्फ हमारे मुआशरे को, निज़ाम को, बल्कि लोगों को भी ये अंधी अकीदत और अंधी नफरत जो है वो खोखला करती चली जा रही है। मैं खास तौर पर आज जो है बहुत दुखी हूँ और इस बात पर आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे हम जो तीन लोग अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों बहुत ज्यादा बोल रहे थे इस बारे में। और मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ जो सारंग शेर का इशू है। आप इमेजिन करें कि एक हम किस उस मुआशरे में रह रहे हैं जहां एक बच्चे के साथ बदतरीन जिनसी तशद्दुद होता है, उसका वीडियो डॉक्यूमेंट मौजूद होने के बावजूद आप हमारे जुडिशल प्रोसेस की हालत देखिए कि वो निकल आता है और बाद में उसके दोस्त यार उसको नोटों के हार भी पहनाते हैं। ये है वो खोखलापन हमारा इंडिविजुअल से लेकर निजाम से लेकर माशरती रवैयों का। और दूसरी तरफ जो कल रात से इस्लामाबाद में तमाशा हुआ कि कच्ची आबादियों के ऊपर जब इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने कार्रवाई की, तो उसमें आपने 50-60 लोग मार मार के बराबर कर दिए। आपने कॉमरेड इस्मत शाहजहां को, जो ह्यूमन राइट डिफेंडर है, कच्ची आबादी की बस्तियों के साथ कब से काम करती है, रिनोन फेमिनिस्ट है, 60+ है, हार्ट पेशेंट है, आपने उसको मारा भी। पॉइंट ये नहीं है कि वो हार्ट पेशेंट है, वो खातून है, आपको उसको मारा। आपको क्यों आपके हमारे निजाम में ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है जहां इस तरह की चीजों को हम एमिकेबली सेटल कर सके। और यहाँ मुझे तकलीफ देती है कि वो 184 3 आर्टिकल हमारे आइन का, जो इसलिए रखा गया था कि बेआवाज लोगों की, मार्जिनलाइज की, वल्नरेबल की, जिनकी कोई आवाज ना हो, पहुंच ना हो, तो उसके ऊपर वो आर्टिकल मौजूद हो और वहां पर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, अदालत उज़्मा और आलिया और जो भी उसका नाम, बहार बेगम भी रखते हैं आप अदालत का नाम, वो सारे उसकी आवाज बन सकें और उनको हल प्रोवाइड कर सकें। मगर अफसोस सद अफसोस 184 3 जो है ना, वो 2 बोतल वोडका से लेकर 90 दिन के इलेक्शन तक है, उसको कोई परवाह नहीं कौन जीता है कौन मरता है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें महनाज अजीज टाइम दे रही हैं। आप सबको मालूम है महनाज अजीज जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं शकरगढ़ से। हमारी खवातीन जो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन में वोट हासिल किए थे। एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, अब से नहीं, नॉट सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं, उससे पहले से बहुत काम है इनका। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस की, स्टैंडिंग कमेटी जो है एसटीजी की, चाइल्ड राइट का एक सब ग्रुप है, उसको पार्लियामेंट में चेयर करती हैं। और मेरे ख्याल में बच्चों के हकूक, कॉर्पोरल पनिशमेंट, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, यू नेम इट, इसके बारे में जितनी हम अभी लेजिस्लेशन जो इस्लामाबाद की हद तक इम्प्लीमेंट हो रही है या हो सकती है, वो महनाज की मिरहून मिन्नत है। महनाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया है और वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। और अफशा तो साड़ी सहेली है, तो इसलिए अफशा और मैं तो जारी रहेंगे और कुछ देर में हमें इंशाल्लाह तंजीला भी ज्वाइन करेंगी। महनाज, क्योंकि मुझे पता है आपका वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं आपसे जो सुनना चाहती, आपने हमेशा चाइल्ड अब्यूज के वर्स्ट ऑफ द केसेस की आवाज पार्लियामेंट में उठाई है। आप लड़ी हैं स्पीकर से, मैंने वो सारी चीजें फ्लोर पे जिस तरह आपने इन चीजों को परसू किया और इस पर शोर उठाया। अभी सारंग शेर का किस्सा जो हमारे सामने है, आप इसके ऊपर मैं देख रही हूँ, बोल रही हूँ। मैंने जवेरिया बीबी को भी फोन किया और आयशा आयशा जो आपकी एनसीआरसी की आपकी चेयर है, उन्होंने मुझे कल बताया कि अब उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से, मुर्तजा वहाब साहब से रब्ता किया है और वो सिंध गवर्नमेंट पिटिशन करेगी। हाउ डू यू सी इट? कहाँ पर गलतियां हैं, मुझे बताएं।
Thank you so much, Fawzia, for bringing me into your program for this very important issue. और ये इशू जो है चाइल्ड मोलेस्टेशन का, चाइल्ड रेप का, चाइल्ड अब्यूज का, कॉर्पोरल पनिशमेंट का, आज यूनिवर्सल डे है, एंटी कॉर्पोरल पनिशमेंट का ग्लोबल यूनिवर्सल डे। तो उस पे मैं बात करूंगी कि ये केसेस तो होते चले जाते हैं और ये भी एक तफरका है, गरीब अमीर का तफरका है। और ज्यादातर ये पावर है ना, जो ये सारंग शेर का जो है, ये आपने एक रेप की बात की, ये एक रेप नहीं था, इसने 20 रेप किए और उसमें ये डार्क वेब भी इसका शामिल था, यानी कि वो बेच भी रहा था इनकी वीडियोस बना के और वो आपस में भी मुलेस्ट करवा रहा था। ये मैं सारी बातें इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके व्यूअर्स को, आपकी ऑडियंस को ये पता चले। और ये खैरपुर में इसने एक ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था और अब मतलब ही वॉज एट अ पोजिशन ऑफ पावर। जरा ये बेहतर खानदान से था और बाकी जो बच्चे इसके पास आते थे पढ़ने के लिए वो जरा गरीब खानदानों के थे। तो इसकी वीडियोस जो वायरल हुई और यके बाद दीगर वायरल हुई, मैंने भी देखी और इसके स्केचेस भी बने, लोगों ने नदबत भी की कि मत ये दिखाएं वीडियोस। वो वीडियोस के बाद आप ये नहीं कह सकते कि लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर इसको छोड़ा जा सकता है, मतलब इट्स विजुअल एविडेंस। फिर 3-4 वालिदैन ने इसके ऊपर केस कर दिया, ये चला गया। अच्छा, इसके बाद ये था कि, और मैं आपको बताती हूँ कि पीका के सेक्शन का भी केस था बिकॉज ही वाज सेलिंग दोज वीडियोस, एंड सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस का भी केस था। फिर उसके बाद ये था कि ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी था। आज आप कोर्ट्स की बात कर रही है ना, मुझे बहुत तकलीफ है, आई एम अ पार्ट ऑफ द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये लगा हुआ था केस, किसी ना किसी तरीके से मैन्युपुलेट करके कि जी अच्छा फिर यही होता है आपस में, मुकमुका यही होता है कि 2-3 साल लगा लो फिर हम आपको निकाल देंगे। उसके बाद ये हुआ कि एंटी टेररिज्म से हटा के वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ले आए और फिर उसको कर दिया, रिहा कर दिया और उसको हार पहनाए, जैसे कि आपने कहा। इस तरह का जैसे अभी हम सारंग शेर के ऊपर शोर मचा रहे हैं, इसी तरह से खानेवाल में एक 9 साला बच्चा, कल की बात है, उसको मदरसे के मुफ्ती ने रेप किया और खूब रेप किया, दूसरे बच्चों से भी रेप करवाया और घर आके छोड़ के, एंड ही इज अंडर अरेस्ट। इससे पहले जो एक केस मैंने बहुत परसू किया था वो याऊस था, मनसेरा का बच्चा था, कोहिस्तान का बच्चा था, और उसको भी उसके मुफ्ती ने तकरीबन 100 टाइम्स ही रेप्ड। अच्छा, होता ये कि थैंक्स टू द मीडिया, जब मीडिया में प्रेशर होता है, इस वक्त इस केस को परसू कर, बिलावल भुट्टो भी इस केस को परसू कर रहे हैं। वो केस को हमें इतना उछालना पड़ता है कि वो जो आपके लीडर हैं, उस जो आपके MNAs हैं या आपके लीडर, नॉट जस्ट MNAs बट द पार्टी लीडरशिप टेक्स एक्शन, देन इट्स परसूट। अदरवाइज बच्चों की जो हैसियत है ना, वो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, व्हेन आई जॉइंड द पार्लियामेंट, ये था कि जी बच्चों के बारे में कोई बात नहीं होती थी। बच्चों को हम एडमिट ही नहीं करते थे कि बच्चे एग्जिस्ट करते हैं 18 साल से नीचे। 18 साल पे हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि वो वोट देने के काबिल हो जाते हैं। तो हमने इसी वजह से एक अभी मैंने, आई एम द कन्वीनर ऑफ दैट पार्लियामेंट्री कॉकस ऑन चाइल्ड राइट्स। 4 साल से उसके ऊपर निगोसिएशन हो रही थी एंड द प्रेजेंट स्पीकर एग्रीड टू मेक दिस कॉकस। और पूरी दुनिया में सिर्फ 4 मुमालिक हैं जिनमें ये कॉकसेस हैं ओवरसाइट के लिए। ये जो आपके सारे कमीशंस हैं, ये सारे और जाके सूबों में बात करनी। पता है बात क्या है फौजिया? बात ये है, उस वक्त जब हम लोग ऑपोजिशन में थे, शिरीन मजारी जो थी वो मिनिस्टर थी ह्यूमन राइट्स की, तो मैंने एक दफा उनसे कहा कि कोई बच्चे इसी तरह, ये याऊस की बात हो रही थी, तो शी सेड कि वो KPK से है, बट चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिवॉल्व्ड। एंड जहां बच्चों की बात आती है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बच्चों को नहीं देखता है, प्रोविंशियल लेवल पे कोई बच्चों को घास नहीं डालता है, कोई खतो किताबत लिखना कि जी मैंने खत लिख दिया, मैंने अपने सर से उतार दिया कि जी आप क्या कर रहे हैं, ये वो करके कुछ नहीं होता है। बहुत शोर मचाना पड़ता है, बहुत जान लगानी। याऊस के केस में हमने बहुत शोर मचाया, मीडिया पे आए, फिर जाके उस मुफ्ती को 2 साल के बाद सजा हुई और अब हमें वी हैव टू इंश्योर कि वो रहे। तो बात यह है कि मैं हमेशा, जिस तरह से ये हमने पार्लियामेंट्री कॉकस ऑन चाइल्ड राइट्स बनाया, उसी तरह से मैं समझती हूँ कि वी हैव टू हैव समथिंग एट द PM ऑफिस, चाइल्ड फोकस्ड एंटिटी, समथिंग टू ओवरसी national
जो है ना वो टू ओवरसी, और वो पीएम ऑफिस से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना हमें देखिए, आप जितना मर्जी शोर मचा लें, आप जितना लॉज देख लें, हमारे पास एंटी रेप लॉ है, अभी हम उसको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के पास एक कमीशन है, कमिटी है जो उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रही है, और सारा एवरीथिंग इज इन प्लेस। मगर जहां बच्चों की बात होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविज्म एंड पॉलिटिकल विल। और अब आप ये देखिएगा कि अगर बिलावल भुट्टो ने एक्शन ले लिया है और उन्होंने पूछ लिया है कि इस केस का क्या हो रहा है, तो ये सारंग शेर विल बी बैक इनटू जेल, ठीक है ना, फिर 2 साल में ये निकलने की कोशिश करेगा। मगर वी हैव टू इंश्योर कि हर केस की एक मैपिंग हो, और हमारे पास एक जो है ना, हमारे पास एक डेटा होना चाहिए इन केसेस का, और इन केसेस का फॉलो अप करके बदतरीन सजाएं देनी चाहिए। ये हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सारा मुल्क में इतने मसाइल हैं, उसमें हम बच्चों को तो बिल्कुल ही पीछे छोड़ जाते हैं। एंड आई होप टू सी सारंग शेर बिहाइंड बार्स। और पैसे दिए इन्होंने, पेरेंट्स को पैसे दिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो कि मैं समझती हूँ कि नहीं है, मतलब दिस वाज ऑल एंटिसिपेटेड। मेनाज, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और मेरे ख्याल में ब्रिंगिंग इट, अफशान से मैं कमेंट लेके फिर मैं दोबारा आपके पास एक और सवाल के लिए आना चाह रही हूँ। अफशान देखो, मेनाज ने वही बात की है जो मैं और आप हमेशा चीखते रहते हैं, कि जो सेक्सुअल नेचर के क्राइम होते हैं व्यूअर्स, चाहे वो बच्चों के साथ हो या वो औरतों के साथ हो, ये क्राइम्स ऑफ पैशन नहीं होते। हमें अपना नैरेटिव बदलना है। ये क्राइम्स ऑफ पावर डायनामिक है, ये पावर की बात है जो मेनाज ने बिल्कुल सही की। और दूसरी बात जो मेनाज ने की, और एंड आई थिंक नो वन कैन अग्री मोर टू इट, बच्चे डिवॉल्व नहीं हो सकते। हमारे कवानीन में भी अगर हम देखें ना, बच्चे को तो हम एज एन एंटिटी, एज अ पर्सन काउंट ही नहीं करते। बिल्कुल सही, जब तक वो 18 का ना हो। आप चाइल्ड मैरिजेस को देख लें, वो भी तो उनके साथ एक ज्यादती हम वहां नहीं करते। मगर ये जो बात, हल मेरे ख्याल में नाज ने जो दिया है ना, एंड दिस इज व्हाट अफशा, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में इसको भी शामिल करें, कि चाइल्ड ऑफेंस रजिस्ट्री। आपको याद है केपी से एक बंदा पकड़ा गया था जो वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट पे केपी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था, और वो यूके से यही चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऑफेंस पे निकाला गया था। तो हमने कहा कि एक चाइल्ड ऑफेंस इस तरह की रजिस्ट्री होनी चाहिए जिस पर हम देखें। सो हाउ डू यू सी इट? अच्छा, एक तो देखें, ये जो पावर डायनामिक्स है ना, इसको समझने की जरूरत है। इसकी वजह से ही जो विक्टिम्स हैं वो, उनकी तादाद बढ़ती है, और जो प्रीडेटर्स हैं उनको ये पता होता है कि वो बच जाएंगे एक तरीके से, नहीं तो दूसरे तरीके से। और जो कहीं ना कहीं हाई अप्स के साथ ताल्लुकात होते हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब डार्क वेब की बात आती है तो देखें, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, सबको पता है डार्क वेब में सबको हिस्से जा रहे होते हैं। वो किसी एक बंदे की जेब में पैसा नहीं जा रहा होता, ये पूरा एक माफिया होता है। जहां तक बात रही, बच्चे साझे होते हैं, बच्चों को साझा समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको याद हो तो यहाँ पर गुड टच बैड टच के हवाले से एक पूरी कैंपेन शुरू की गई थी, जिसको उस तरह से ना तो ऑन किया गया, ना ही उसकी पजीराई हुई, और ना ही मुझे दिखाई देता है कि अब वो उस तरह से चल रही है। बच्चों को भी समझाना है, वालिदैन को, स्कूल्स में, हमारे करिकुलम में क्यों नहीं एक चैप्टर शामिल हो सकता। मैं मदारिस की बात की जानिब दूसरी बाद में आती हूँ। स्कूल्स में भी, और अब देखें जैसे कि ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, अब जाहिर है अगर करिकुलम में बच्चे के एक चैप्टर मौजूद हो, अगर उसके स्कूल में एक पीरियड होता हो। आपको याद है जब हम छोटे थे फौजिया, तो हमारे हफ्ते में एक दफा वो एक पीरियड हुआ करता था जिसमें टीचर्स जो है ना वो हमें अच्छे बच्चे बनने के बारे में बताया करती थी, ठीक है। जिनको बड़े स्कूलों में ट्यूटोरियल कहते थे। ट्यूटोरियल, बिल्कुल ट्यूटोरियल होता था। तो हाँ, और इवन हम एफएससी प्री मेडिकल कर रहे थे तब भी वो हफ्ते में एक पीरियड होता था। सॉरी बात काट रही हूँ, क्योंकि मैं और मेनाज क्लास फेलोज भी है। मेनाज, हमारे कॉलेज में भी होता था ट्यूटोरियल, रिमेम्बर? बिल्कुल बिल्कुल हमारे तो कॉलेज तक में हमने ट्यूटोरियल्स किए और इस चीज के लिए इस्तेमाल किए। बिल्कुल, और वो चुनकर एक ऐसे किसी टीचर को दिया जाता है, जैसे हमारी फिजिक्स की प्रोफेसर हमारा ट्यूटोरियल पीरियड लेती थी, ठीक है, और एंड शी वाज जीनियस, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। लेकिन अब हमें वो बातें
सुनने पढ़ने को नहीं मिलती हैं। बच्चों को हमें अपना समझना पड़ेगा। और फ्रेंडली स्पीकिंग जितना हम महनाज आपा को देखते हैं इन मामलात के ऊपर बोलते हुए, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं तो ये दरख्वास्त भी करूंगी कि पार्लियामेंट में बाकी बैठी हुई खवातीन भी माएँ हैं। आप इंसान बनो यार, तो हमें माँ ही बनाना है। मतलब एक इंसान का दर्द, मुझे याद है कि याउस वाले केस में आई रिमेम्बर कि महनाज ना पता नहीं कितनी दफा उसको देखने गई थी, कहाँ शी केप्ट ऑन, जब हो गई आपकी बात आप बैठ जाएं, शी वुड स्टिल से मैंने नहीं बैठना। देखिए हम खवातीन ज्यादा सेंसिटिव होती हैं बच्चों को लेकर। वो साढ़े अंदर एक मां होती है, चाहे वो साढ़े तो कोई बड़ा भी होए, तो खवातीन को खुद बोलना पड़ेगा। ये सबका एक ना मिलकर एक इज्तिमाई फैसला होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई डिवीजन ना हो विद इन द पार्लियामेंट भी। बिल्कुल ठीक। जैसे जो डेटा की बात कर रही थी आप लोग, और जो मैपिंग, बिल्कुल मैपिंग होनी चाहिए, एक डेटा होना चाहिए ताकि पता चले कि फलां केस का क्या मामला बना और फलां केस अब कहां तक पहुंचा है। और वो देखिए विक्टिम को पैसे दे दिए और उसको ये कह दिया, लेकिन इस सारे मामले में हम सबसे अहम बात ये भूल रहे हैं कि वो बच्चा जो जिंदगी भर एक ट्रॉमा में रहेगा, उसके नफ्सियाती मसाइल के बारे में सोचना रियासत का फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रिहैबिलिटेशन के बारे में कौन सोचेगा? यही मैं क्वेश्चन महनाज के पास वापस लेना चाहती हूँ। महनाज, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात करी और मुझे पता है कि आप अपने चाइल्ड राइट एक्टिविज्म के दिनों से इस बात पर बात करते रहे हो कि ये बच्चे को रिहैबिलिटेट कैसे करना है, उसकी लाइफ का जो डैमेज है हम वो किस तरह कवर कर पाएंगे। तो ये एक निजाम की कमी भी है और उसको देखो ना, बर्बरियत तो हो गई ना बच्चे के साथ। आप और माँ, अगर वही रियासत को माँ का किरदार अदा करना है, रियासत ने वली भी बनना है, मैंने लगता है रियासत जड़ी ना साड़ी स्टेप मदर है, स्टेप मदर भी स्टेप फादर ही है। मगर इसके साथ साथ महनाज आपने खुद निजाम की भी बात की और मैं चाहती हूँ कि एक आप जाने से पहले प्लीज कमेंट हमें इस पर भी दे। ये जो इस्लामाबाद में कच्ची आबादी वाला सीन हुआ है, मेरा अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है, अगर जाहिर है कोई एनक्रोचर है या ट्रेसपासर है और आप उसको आप पे कब्जा कर रहा है तो बात ठीक है, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये एक स्लम है, अर्बन स्लम्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो ज्यादातर स्टेट की लैंड पे होते हैं। ये ओवरनाइट तो पूरी आबादी इतनी बड़ी नहीं बन जाती ना जिसमें 50, 70, 100 घर हो। तो जब वो पहली झुग्गी बनती है तो उस वेले कितने सुते होंगे ने, उस वक्त आपको नहीं आता। किसी सियासतदान या मेरे आपके घर पे रेड करने के लिए तो आपको वारंट चाहिए। वो लोग क्या, क्योंकि आप लॉ एंड जस्टिस को भी देखते हो, आपकी निजाम पर भी नजर है, उनके ऊपर कुछ नहीं कि उनको FIR भी ना दें, उन्हें आप तुन दें और जगह चाल भाई अल्लाह तेरी यारी। देखिए फौजिया, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है दानियाल चक्करगढ़ से, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से, मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ, तो इन चीज़ों पे बहुत नज़र रहती है। तो यहाँ पर देखिए आप हर नाले में कच्ची आबादी है। फ्रेंच कॉलोनी हो या F7 की कॉलोनी हो, आप बाराकहू चले जाएं, उसके अलावा भी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, आप अगर जिना मार्केट और ये पेवमेंट्स और F11 और F10 मार्केट वगैरह देखें तो ये पेवमेंट्स वगैरह पे भी लोगों ने ऑक्यूपेंसी, रेस्टोरेंट्स ने ऑक्यूपेंसी की हुई है। उसका पैसा कहाँ जाता है? इवन ये जो फ्लावर मार्केट्स जो हैं जिन्होंने अपने नाम कराई हैं, वो आगे से पैसे लेके, और बड़ा ये पैसों वैसों का धंधा है। पहली तो बात यह है कि CDA से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप ये पहले पूरी लिस्ट बना के ना पार्लियामेंट को भेजें, ताकि हम वहां पर बल्कि जो भी कोई हमारी जो भी कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये इस तरह एक सिलेक्टिव अप्रोच जो है ना, कि आज हमने जाके यहाँ 10 घर गिराने हैं। आप, मैं कहती हूँ कि साइट A के घर क्यों गिरा रहे हैं, साइट B के क्यों नहीं घर गिराए आपने? मतलब ये आपका लाया अमल क्या था? CDA के चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये कि वो, उन्होंने कल भी अपनी ट्वीट में लिखा हुआ था कि 300 लोगों ने जहां पर कब्जा किया हुआ था तो उन्होंने वहां से कब्जा छुड़वाया। मतलब ये कि ये जरा खुली जगह पे था, ये वाले घर नहीं थे। जहां तक जो खातून है जिनको जख्मी किया गया,
शाहजहान, तो वो उसमें ये है कि देखिए एक्टिविज्म भी होता है। अगर एक्टिविज्म है और वो आपको रोक रहे हैं तो आप उनकी बात सुने, बनिस्बत के आप बर्बरियत करें और उनको मारपीट शुरू कर दें। एक तो ये कि एक प्लान तरीके से होना चाहिए और पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस शुड कम ऑन स्टेट टेलीविजन, दिस शुड बी अ पब्लिक मैसेज के जी यहाँ से आप विकेट कर दें, वगरना हम ये कर रहे हैं। और अगर मतलब उनको चांस दें बात करने का। यहाँ पर ये होता है, मैंने ये देखा है जो G6 मतलब ये कि ये G8 G10 सेक्टर्स जो हैं, वहां पर लोगों ने ये जो कच्चे आबादियों का इलाका है वो भी बेचा है, एक अजीब किस्म की अंडरस्टैंडिंग के तहत बेचा है। तो इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट सीम्स। पहले ये कच्ची आबादियां और उसके बाद ये पेवमेंट्स वगैरह जो हैं, फिर ये जो जिना मार्केट में वो जो गोल एरिया है, पिछले दिनों हमारे कॉलीग शामून हाशमी के साथ बहुत उनके बच्चों को मारा वारा उधर के बैरों ने, उन्होंने कब्जा लिया हुआ है, वहां का नो गो एरिया है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के ना बड़ा खौफनाक सा हो गया। तो मतलब लेट्स हैव अ वेरी प्लान काइंड ऑफ एन अप्रोच। और जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, देखिए एक और मैं बात करती हूँ फौजिया, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट और हक और सच्चाई की बात करने वाले पाकिस्तान में अब बहुत कम रह गए हैं। सिर्फ मफाद परस्ती पे बात चलती है, आप अपने मफाद मतलब दूसरों के मफाद पे बात लेके चलते हैं। और तो उसमें यह है कि आप ऐसे लोगों को मतलब डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड एंड डोंट अब्यूज देम। आपको उनको सुनना पड़ेगा, आपको उनको सुनना पड़ेगा। और ऑन एट द सेम लेवल आई कमेंड द सीडीए चेयरमैन कि वो सफाई वफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कब्जों शब्जों को करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आंखें खुली रखें और कुछ लोगों को एक कमेटी बना दें, कोई एडवाइजरी बना दें, ताकि इसको एक तरीकेकार के साथ लेके जाया जा सके। थैंक यू सो मच महनाज, आपने बहुत टाइम दिया। विल लेट यू गो क्योंकि इसके बाद हमने सियासी बकवास करनी है और हम नहीं चाहते कि आप हम आपके एक्टिविज्म को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू तंजीला, आपने ज्वाइन किया बहुत दिनों के बाद हमें, और आप इतनी गैर हाजिरियां मत लगाया करें, हमारे सारे व्यूअर्स बहुत सख्त नाराज हो जाते हैं और हमारा भी दिल टुटूज हो जाता है। अभी आप महनाज की और अफशर की जो बात थी वो कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि ये 184(3) जो है, जो बेकसों की आवाज बनना था, तो ये ये जो सारंग शेर वाला किस्सा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो या कच्ची आबादी का, कल रात से आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा जो हो रहा है, जिसमें इसमें शाहजहां को मारा भी, उसका उनके बेटे भी अभी तक जो जेल में है, उनको जुडिशियल रिमांड में रखा है। तो ये सारा कुछ इन बेकसों की आवाजों पे क्यों नहीं लगता मैडम? थैंक यू फौजिया। और मैं माजरत खाऊं, एक बार तो मैं कमिट करके एक्चुअली भूल गई, अब वो भुलाने और बुढ़ापे को मिक्स कर देती हूँ मैं, तो इस वजह से नहीं आ सकी। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो एक रियासत की तरजीहात होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपको हर किस्म के मसले से निकालने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा जो आपकी गुफ्तगू सुन रही थी महनाज के साथ, उस गुफ्तगू से थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहती हूँ। देखिए, हम फायर फाइटिंग के ऊपर बड़ी बहस करते हैं। हमारे मुल्क में ये बहस होने की जरूरत है कि चाइल्ड अब्यूज क्यों है। हमारे मुल्क में ये बहस होने की जरूरत है कि कच्ची आबादियां क्यों हैं। तो ये जो रूट कॉजेज हैं, आप जब तक उनको एड्रेस नहीं करेंगे, आप इस माशरे को प्रेशर कुकर और डब्बे की तरह बंद करके जब तक नहीं रखेंगे, तब तक आपके माशरे में ये बुराई खत्म नहीं होगी। हर माशरे में बुराई होती है, आपको पता है। हमारे सोशल मीडिया के भाइयों को बड़ा शौक है, वो हमें कहते हैं आप बड़ी रह गई इधर बातें, आप देखें अमेरिका में कितने रेप होते हैं, और हर जगह पे बुराई होती है। लेकिन वहां पे जनरली अगर बात की जाए, एक तो ये कि जो बुराई होने के, जुर्म होने के बाद के जो मराहिल हैं वो बड़े आसान हैं। वहां पे आपको सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाने के बाद पुलिस को दबाव में नहीं लाना पड़ता, या आपको वहां पे लोगों से सिफारिशें करवाने के बाद पुलिस से जाके छापा नहीं पड़वाना पड़ता। ना ही आप वहां पे जुडिशियल सिस्टम्स जो हैं वो इतने फ्लॉड हैं कि वीडियो में सामने सामने नजर आ रहा हो और जज साहब कहें जी जाए आप बरी हैं, खुदा हाफिज़, जमानत देता हूँ मैं आपको। ये चीजें वहां पे नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हम जो है वो जुर्म होने के बाद के मराहिल के ऊपर, और वहां भी हमने को बहुत ज्यादा खैर से तीर नहीं मारे कि जुर्म होने के बाद के जो मराहिल है वहां भी हम बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं। कोई प्रोग्रेस नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम्स नहीं है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो जुर्म होने से पहले की जो सूरत हाल है वहां पे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही हमारी लुटिया डूबी हुई है। कुछ हमने इस माशरे में ये गुफ्तगू जिसकी जरूरत है, बहुत जरूरत है। फिर आ जाइए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारों पे और बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पे भी
इतने पेंडेंसी है केसों की, हजारों नहीं लाखों केसेस ऐसे हैं कि जो होने चाहिए। आप देखिए ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ये अब पिक एंड चूज के ऊपर बिल्कुल चला गया है, टोटली पोलिटिसाइज्ड है, और इसमें एक आम आदमी या आम जो लोगों के से साथ जुड़े हुए मसले हैं उनके लिए जगह नहीं रही, और उनको उनका उनका कोई ऐसा वो भी नहीं है, आप कह लीजिए कि उन्हें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं, उनकी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं है। वो एक गरीब को इंसाफ देंगे तो वो गरीब जो है वो कल ज़ाहिरा उनको करोड़ रुपया नहीं देगा अगर उन्होंने किसी को टिकट लेके देना हुआ, तो मतलब वो किसी काम का नहीं है उनका। 1 करोड़ 20 लाख बाजी, 1 हाँ, करोड़ 20 लाख, 3 लाख, हाँ। 8 लाख। तो मतलब तो गरीब का साथ दे के मतलब उनको दुआएं मिलनी है, दुआएं उनको जरूरत नहीं है भाई, वो दुआएं किसी और से ले लेंगे, वो उन्हीं पैसों से जाके उम्रा कराएंगे वहां पे, वो अपने आप को बख्शवा लेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो पावरफुल इलीट है उसका उसको फैसिलिटेट करती है हमेशा हमारी जुडिशरी, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपनी रिटायरमेंट, वो जो उसके बाद की जिंदगी और फिर अपने जो पीछे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो देयर इज नो जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम तो इंसाफ की फराहमी के लिए होता है, अदल के क़याम के लिए होता है, तो ये दोनों चीजें तो पाकिस्तान में है नहीं। ये तो मैं आपको इस बात पे ये सिर्फ कहना चाहती हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो की। और लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। जो मेरा टॉपिक ये है कि जो हो क्या रहा है, ये सियासी जो कड़मास मचा हुआ है ना, इस कड़मास में ये कड़मास क्यों है? मुझे लगता है कि ये कड़मास जो है ना, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वो कहते हैं ना, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। तो मुझे भी ये मेथड टू द मैडनेस लग रही है, क्योंकि ये इंतखाबी अमल से जुड़ा है। इंतखाबी अमल जब भी हमारे मुल्क में शुरू हुआ है, उसके साथ किसी ना किसी तरीके की सियासी जेरीमेंडरिंग जो है, अब जेरीमेंडरिंग का मुझे ना कोई उर्दू वर्ड नहीं आता, सो आई एम सो सॉरी, उसकी कोई ना कोई जेरीमेंडरिंग जो है वो जुड़ी रही है। चाहे वो टिकटों के हवाले से हो, टिकटों की खरीद और फरोख्त से हवाले से हो, जोड़ तोड़ हो, सारा कुछ ये मौजूद है। इसके साथ 2018 ऑनवर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज जुड़ी वो थी सेंसस, आबादी। क्योंकि आबादी हल्का बंदी और सिंध वाला जो इशू है वो हमारे सामने है, उसी की वजह से अभी भी वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने कहा हम इस आबादी जिस तरह हम गिने गए उसे नहीं मानते। और अब भी सेंसस से रिलेटेड जेरीमेंडरिंग हमें नजर आ रही है, जिसके ऊपर एमक्यूएम खड़ी है। मगर उसके साथ मुझे लग रहा है कि एक ना आइन हो पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप। अब पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप का बड़ा मोटा उर्दू तर्जुमा होगा सियासी बदमाशी, मगर अंग्रेजी में कितना मुदब्बर सा लफ्ज लगता है। तो सियासी बदमाशी के लिए भी या पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो हुकूमत करे के आइन में जी तौहीन पार्लियामेंट से लेकर 4-3, 2-3, 6-3, 9-3 जो मर्जी करते हैं, चाहे पीटीआई के 90 दिन में के इलेक्शन से लेकर हुण असीं तहलील कीतियां सन, हुण सानू कुछ होर हो गया, पिछला बैकस्पेस डिलीट मिटा दियो, सन फेर पा दियो। चाहे वो जुडिशरी कहे कि मैं इंतखाबी शेड्यूल जारी करता हूँ, नहीं तो हम अपना फैसला इंप्लीमेंट करा ले, अगे ताड़ी मर्जी, वैसे तुसी मान जाओ तो जो कोई भी कुछ कर ले। या इलेक्शन कमीशन हो जो कहे आजादाना, मुनसफाना, शफाफ 218(3) के तहत ये हमारा राइट है, हम कलेक्टिव व्यू देते हैं, मगर ठीक है आपने इंतखाबी शेड्यूल जारी किया तो कोई नहीं, थोड़े जे लम्बे भी पै जाने। तो ये जो है ना, देख के ये क्या तमाशा लगा हुआ है। उसके बाद आप जिसका दिल करे वो परवेज लाई के घर में घुस जाए और वो कहे फेडरल गवर्नमेंट के मैंने नहीं कहा था घुसो। क्यों तंजीला जी, दसो फिर। इतने सवाल है, अब इसमें कहाँ से शुरू करें? जहां से दिल करे, नहीं मैं सारे ये जुड़े हुए हैं ना, मुझे लार्जर देन लाइफ आपने क्वेश्चन पूछा है फौजिया जी। बात ये है कि देखें सारी दुनिया में एक एब्सोल्यूट जो पावर है, हमारे वो जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है उसके अलावा एक एब्सोल्यूट पावर का कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसी ना किसी को बड़ा होना पड़ता है, मतलब किसी ने मतलब क्या ना, प्यो होना भी जरूरी होता है ना, मतलब वो कोई ना कोई तो आपका प्यो होगा आपके निजाम में, जिसके आगे आपने सबमिट करना है। अब पाकिस्तान का क्राइसिस क्या है? पाकिस्तान का क्राइसिस क्या है कि आपने हर बच्चे पे नाजायज होने का इल्जाम लगाया। आप कहते हैं सारी नाजायज औलादें, ठीक है, आप कहते हैं पार्लियामेंट में जो है ये धांधली करके आए हैं, ठीक है, आप कहते हैं जजेस जो हैं वो सियासी जमातों के साथ सिफारिशें करके आए हैं, ठीक है, और फौजी आप कहते हैं जी कि वो डंडे के जोर पे और बदमाशी करके यहाँ तक पहुंचे। सो अब आपके ये बड़े आपके रियासती इदारे हैं, ये सुतून है, और एक चौथा सुतून है जो खाम में मतलब बेसुकून है, वो है मीडिया।
उसमें भी आप देख लें कि वो भी कोई कोई लिफाफे लेके, कोई प्लॉट लेके, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके, कोई स्लॉट लेके, कोई क्या लेके, कोई चैनल का लाइसेंस लेके, मतलब वो एक जब आप देखते हैं कि ये इन सारे बच्चों पे शक है कि ये नाजायज औलादे हैं, तो फिर कौन मानेगा कि असल में बाप है कौन? तो प्रॉब्लम क्या है? जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको असल जमहूरियत को वापस लेके आना है। अगर आप वो लोग जिनके पास 1,20,00,000 नहीं है और वो टिकट नहीं ले सकते, या उनके पास मियां साकिब निसार जैसा कोई डैम अंकल नहीं है, वो उनको सिफारिश उनकी नहीं करेगा और वो नहीं कर पाएंगे सियासत, तो फिर ये सारा का सारा सिस्टम, इस सारे सिस्टम का एक ओवरहॉल की जरूरत है। बाय द वे, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में एक नई सोशल रेवोल्यूशन की जरूरत जितनी आज है इतनी कभी नहीं थी। लेकिन वो रेवोल्यूशन कौन लेके आ सकता है? वो तहरीक कौन चला सकता है? इतना इतना ट्रस्ट डेफिसिट है फौजिया। और ये जो आप कहती है ना कि मेथड है इस मैडनेस के पीछे, मेथड यही था कि हर एक को इतना डिस्क्रेडिट करो कि उसके बाद वो कह तो रिजाल वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, उसके बाद कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ना हो। अगर मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप जो मर्जी मुझे कहती रहे, मैं आपके हाथों में हाथ डाल के, बाहों में बाएं डाल के जो मर्जी करती रहूं, जब मुझे ट्रस्ट ही नहीं है तो उसके बाद तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन कि मैं किसी बात पे आऊंगी। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, कोई तंद सिद्धि पाड़ा, तो इस पूरे सिस्टम में कोई भी एक इदारा ऐसा नहीं है कि जो तंद सिद्धि पाए। हर एक शख्स जो भी करता है, अगर हुकूमत आज सब कुछ आइन के ऐन मुताबिक कर रही है, इसके बावजूद उन पे किसी को एतबार नहीं है। फौज आज कह रही है हम आइन के ऐन मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, उन पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। अदालत कह रही है जी कि हमारे पास आइन ने हमें ये इख्तियारात दिए, हम उन इख्तियारात को इस्तेमाल करके ये सारे मैटर्स जो है वो टेकअप करते हैं, उन पे किसी को एतबार नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि फिर यही वो कड़मस जिसको आप कह रही है वो यही मचेगा। अब आपको कहीं से शुरू करना है। मेरी राय में आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं कि आप अपने सारे इदारों को बिठाइए, और वो कहते हैं ना, सबको बिठा के एक दूसरे के सामने वो होता है ना, कैथारसिस करें, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे को, हाँ नहीं लितर करें, जो भी करें यार, एक दूसरे से सुने, एक दूसरे को कहें, अपनी गलतियां माने, एक रोड मैप बना लें कि भाई हमने ये चीजें रिपीट नहीं करनी। आप कहते हैं जी कि जो नून ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, फिर वो पीपल्स पार्टी ने नून के साथ किया, फिर अब वो पीटीआई नून और पीपल्स पार्टी के साथ वो दोबारा करेगी, फिर नून और पीपल्स पार्टी दोबारा वो पीटीआई के साथ भी करेगी, तो ये दायरा मुकम्मल होगा। तो ये दायरा ऐसे दायरा मुकम्मल नहीं होगा। कल एक और पीटीआई खड़ी हो जाएगी, कल कोई और टीएलपी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो मसला ये है कि जो इस मुल्क की सियासी इलीट है, सियासी अशराफिया है, आज मैं एक बहुत सीनियर लीडर से बात करी थी, तो मैंने उन्हें कहा जी कि जो इलीट है उसको मतलब वो तो जाहिर है कोई स्टेप ले नहीं सकती, एक सोशल मूवमेंट की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क का मसला ये नहीं है कि यहाँ पे इलीट है, सारी दुनिया में इलीट होती है, मसला ये है कि यहाँ पे स्टूपिड इलीट है। मैंने कहा लेट्स ब्रिंग अप शाइन अफशा। ये बड़ा मजे का कमेंट जो है तंजीला ने किया है कि अशराफिया जो है ना, वो जब आप खुद स्पॉटलाइट के नीचे आती है ना, ये पॉलिटिकल एलीट, तो वो कहते हैं ये स्टूपिड है, मैं अक्लमंद हूं, बाकी स्टूपिड है। मगर तंजीला ने एक बहुत मजे की बात की, वो एब्सोल्यूट पावर की है। मगर हमने तो मुकाबले में यही पढ़ा था कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो को, और फिर वही वाली बात कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हो सकती है। नहीं, आवाज आपकी, हाँ अब ठीक है, गो अहेड, अब ठीक है। बात तो ये है कि जो रोड मैप और दूसरी बातें हैं, तो हमें तो आइन ने रोड मैप दिया हुआ है, ठीक है, इदारे उस आइन के तहत और उसके अंडर रहकर काम करें। आइन ने बताया हुआ है किस इदारे और किस सुतून ने कहां तक क्या करना है। जब उसके ऊपर ही चलना, तो फिर जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें, जितना मर्जी मिलकर मेज पर बैठ जाएं, कुछ नहीं होने वाला। जैसे अभी यहाँ पर बात हो रही थी एलिटिज्म की, तो अगर उसमें देखा जाए, हम कच्ची आबादी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर याद रखें कि बनी गाला को किस तरह से रेगुलेट किया गया। हाँ, उधर गिराते ना घाट और उधर मारते, रेगुलराइज किया है। देखो साडे वर्गियां ते अभी पता क्यों की कहते हैं, ठीक है, वो कागजात किस तरह से प्रोड्यूस हुए हैं वो सबको पता है।
उससे भी बड़ी बात बनी गाला के मामले से भी बड़ी बात है ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स, क्योंकि वहां पर मुअज्जिज जज साहिबान के भी पैसे लगे हुए हैं, उनके भी अपार्टमेंट्स हैं वहां पर। तो इसलिए ये जो ग्रैंड हयात अपार्टमेंट का मामला है, क्या इसके ऊपर हमारी अदलिया उसी तरह से कोई सो मोटो ले सकती है जिस तरह से आप कर देते हैं कि ए वाला कानून नहीं चाहिए ते ओ वाला चाहिए है ते तुसी आ जाओ, तो तुसी अंदर मोटो सो जांदी है, उते सो मोटो नहीं हुंदा, उते मोटो सो जांदी। नहीं ओके सोमो मोटो हो जाता है। तो आपका सारा इस सिस्टम का सारा गुस्सा, इस सिस्टम का सारा जो सो कॉल्ड ये है ना कि हमने सफाई करनी है, उसमें गंद जो है वो ये लोअर मिडिल क्लास जो तबका है उसको गंद समझ कर चला जा रहा है। तो इस तरह से तो निजाम नहीं चलेगा। इस तरह से तो 11-11.5 करोड़ शहरियों को आप कमीन समझते हैं, उन्हें तो आप पाकिस्तानी होने का वो दर्जा भी नहीं देते जो आईने पाकिस्तान उनको देता है। तो मिलकर अपने मफादात के लिए यकीनन ये मिलकर कहीं बैठ जाएंगे। इन लोगों के लिए कौन मिलकर बैठेगा, ये सवाल है। जो कुछ इस वक्त सिचुएशन पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से बन रही है, जो फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो सिचुएशन बन रही है और जो दिलों के अंदर खौफ है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, गरीब आदमी तो बिल्कुल मुक गया है। जो मिडिल क्लास घराने हैं, जो सफेद पोश थे, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, ये इतनी बातें हैं, लेकिन ये तरजीहात में कहीं भी नहीं आता। तरजीहात क्या है कि असम्बलियां तोड़नियां, तरजीहात क्या है, इस्तीफे मंजूर कर लो, इस्तीफे ना मंजूर करो। क्या है जी कि ये अब इलेक्शन नहीं आपने करवा रहे हैं, चलें जी स्टेट बैंक आ जाए और आप, मतलब ये आपकी तरजीहात सिर्फ एक फर्ज बना हुआ है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो न्यूट्रल है। नहीं ये वाली तो ये तो मेरा ख्याल है कोई जो मर्जी मन्ने ना मन्ने, हमने तो शुरू से इस बात पे जब ये टर्म भी आई थी तो मेरे ख्याल वी गर्ल्स वर वेरी क्लियर ऑन इट। हाँ साढ़ा तो उदो ही हादसा निकल गया जी। मैं बिल्कुल तंजीला आपकी तरफ ही आ रही थी। तंजीला आई एम कमिंग टू यू कि शॉर्ट ऑफ टाइम अपने कमेंट के साथ एड्रेस करें। अफशा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मैं आपके कमेंट से जोड़ना चाह रही हूँ। आपने बात की कि हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें ट्रस्ट हो, जिसमें सारे हम एक दूसरे सब तबकाती मफादात जो है वो कम से कम एक जैसे हों। मगर अफशा ने बात बहुत इंपॉर्टेंट की है कि हमने जो तबकाती तफरका डाला हुआ है ना, जिसमें हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को कमीन समझते हैं, जिनकी वैल्यू सवाए वोट देने के हद तक इंपॉर्टेंट है उसे एक दिन के लिए, ਉਹਦੇ बाद चूल्हे च पैंट सन कोई कसूर नहीं, सानू कोई परवाह नहीं, जिथे मर्जी जान। तो इस सारे में सोशल कंस्ट्रक्ट फिर कहां से आएगा? एक तो ये कि जो अफशा ने बात की, मैंने आई थिंक 2 दिन पहले अपने व्लॉग में ये बताया था कि इस बार भी एतमाद के वोट से पहले कौन गए एमएनएस को, इंक्लूडिंग खवातीन एमएनएस, ठीक है। अच्छा, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के लोग, मतलब और वो पूछ रहे थे भाई तुसी सानू क्यों फोन कर रहे हो, हम बस चेक कर रहे थे कि आप जा रहे कि नहीं जा रहे। सही ठीक है, तो न्यूट्रल तो नहीं हो सकते, ठीक। ये मैंने तो अपने व्लॉग में बताया था, और हम आपको पता ही, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि ये दिल चाहता है यकीन कर लें, लेकिन उन्होंने मतलब होता ना वो कि वो मैं पंजाबी से उन्होंने कहा है। तो जहां तक बात है, ये देखें, मैं यही तो कह रही थी कि हमारे यहाँ जो रूट कॉजेज है ना इस मुआशरे की बुराइयों के, आपने उन रूट कॉजेज के ऊपर डाला हुआ पर्दा। आप कहते हैं हमारी बड़ी बले है, और फिर आप जब आप और कुछ नहीं होता तो आप कहते हैं अल्लाह के फजल से इस मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, फिर आप अल्लाह को बीच में ले आते हैं। जब आप अल्लाह को बीच में ले आते हैं तो फिर उसके बाद तो ज़ाहिर है हम जैसे जो काफिर हैं वो चुप होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं अब अल्लाह बीच में आ गया, इसके बाद बंदा क्या बात करे।
तो मसला, एक और मसला भी है, जितनी सहल पसंद, जितनी वेली और जितनी, मैं मतलब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, हमारी अवाम है जो हर एक इशू के ऊपर, मतलब ठीक है यार, पहले तो और जमाना था ना, आपको जो किताबें लिख के दे दी गई थी आपको वही पढ़नी थी, आपको ज़िया ने आप पे पाबंदियां लगा दी, मीडिया आपका बंद हो गया सारा। अब तो एक 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 दुनिया है आपके सामने नॉलेज की, एक दुनिया आपके पास इंफॉर्मेशन की। अब तो आपको दुनिया जहान में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, यूनान में क्या हुआ, आपके सामने है शाम में क्या हुआ, आपके सामने मिस्र में क्या हुआ, हर चीज आपके सामने, तुर्की में क्या हुआ। लेकिन आपने अक्ल को हाथ नहीं मारना। और वो क्यों नहीं मारना, उसकी रूट कॉज ये है कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग कभी अलाउ नहीं की। आपको अभी भी स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आप बेशक चांद पे रोजाना वो मतलब आइंदा अगर आपके वो मौलाना साहब जो है वो चांद देखने चांद पे भी चले जाएंगे ना, टेक्नोलॉजी आपके पास इतनी आ जाएगी, फिर भी आपकी अकल इतनी छोटी सी रहेगी। तो आपने उस अकल छोटी का हल निकालना है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क में असल जमहूरियत आए, आप वाकई चाहते हैं इस मुल्क में इंसाफ हो, समाजी और तबकाती जो तफरीक है वो खत्म हो, अगर वाकई आप चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो फिर आपको आपको कह देना चाहिए कि हम नहीं चाहते। फिर आपको ये जो फिर आपने जो आइन में लिखा हुआ है, ये जो 25 नंबर में और 19 नंबर में आपने जो हुकूक की बात की हुई है और बराबरी की, फिर आप ये निकाल दें, हमें भी बिल्कुल। पता हो। तो जो हमारे पेट में जो दर्द होता रहता है हम भी आराम से बैठ जाएंगे, हमें पता होगा यार कि ऐसे ही देखे ना मुल्क है ना ऐसे जो अथॉरिटेरियन रजीम थे। सबसे बुनियादी बात जो मैं बार बार लोगों को कहती हूँ, आप देखें सऊदी अरब, हमारा तो हम किबला काबा कहते हैं ना, बड़ी मोहब्बत अकीदत है, सियासी और रियासती ताल्लुकात के अलावा जो हम उसके साथ अकीदत का इजहार करते रहते हैं, चुम 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 के रखते रहते हैं। मतलब उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, देर ओपनिंग अप, वो कैटरीना को बुला रहे हैं, वो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, वो दुनिया की सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस्लाम का किला है और हम फतवे जारी कर रहे हैं और हम जो हैं वो इस्लाम इस्लाम खेल रहे हैं। और ये जब तक ये आप सारे मामलात के रूट कॉजेज की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, मैं और आप ऐसे ही बोलते रहेंगे, ये ऐसे ही हमारा इस्तेसाल होता रहेगा और ये मुआशरा बिल्कुल खूब खाते में चला जाएगा। मेरा तो बस यही कहना। अफशा, यू हैव लास्ट 1 मिनट। बुनियादी हकूक तो आइन में लिखे हैं, आप सेम क्वेश्चन सेम कमेंट। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग की जिला बात करी थी, क्रिटिकल थिंकिंग ही शायद एक तबके को लगता है कि यही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की जानिब तो बिल्कुल नहीं जाने देना। उनका करिकुलम भी ऐसा कर दें कि वो सवाल ना करें। और बाकी ज्यादा, इससे भी ज्यादा जो मेहनत हो रही है वो है सियासी स्टेज पर बच्चों का इस्तेमाल, कमसिन बच्चों का इस्तेमाल। वो मैं समझ रही हूँ। देखिए, कोई मुहज्जिब दुनिया का कोई भी मुल्क, वहां पर ये इजाजत नहीं होगी कि ऐसी पॉलिटिकल गैदरिंग जहां पर टीयर गैस के मामला हो सकते हैं, तसादुम हो सकता है, वहां पर वालिदैन जाकर बच्चों को मोटे आंदे उत्ते कंडेरियां ते चुकते ते उत्थे लेके जा रहे हों। सिर्फ अफशा वो बात नहीं, चाइल्ड राइट कन्वेंशन के तहत बच्चों को हेट मॉन्गरिंग के लिए और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल। एक और मैं और हुकूमत पाकिस्तान चाइल्ड राइट कमीशन की सिग्नेटरी है, कन्वेंशन की सिग्नेटरी है। उसके बावजूद इन बच्चों को नफरत सिखाई जाती है, फिर उनको वो तकरीरें रटवाई जाती हैं। हाँ। और फिर वो खान साहब वहां बैठे हुए हैं मेला लगाकर, और वो बच्चों के मुंह के आगे वो नादिया फटक माइक लेके जा रही है और वो बच्चा बता रहा है कि सारे चोर डाकू लुटेरे हैं और आप ही अच्छे हैं। और इस चीज को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए भी दिहाड़ीदार भर्ती किए हुए हैं। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे स्टफ को भी आप और हम जैसे लोग शेयर ही क्यों करें, कंडेम करने के लिए भी। ये एक हम लोगों का ना आपसी एक फैसला हो जाना चाहिए कि ऐसा कंटेंट जो कि नफरत अंगेज हो, उसको कंडेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको कोट किया जाए या उसको शेयर किया जाए और दिखाया जाए। अब देखिए, अब इस मामले में भी जो क्रिटिकल थिंकिंग की मैं बात कर रही हूँ कि बच्चों को तो इस तरह से सिखाया जा रहा है, नफरत अंगेजी और ये इश्तियाल अंगेजी की जानिब उनको ले जाया जा रहा है। इस तरह के मामले में भी उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ये जो उनको सिखाने वाले हैं। अब उसमें हुआ ये है कि मजहब कार्ड ले आए हैं, मुखालिफिन मजहब कार्ड ले आए हैं, या बस करो मजहब कार्ड को एक साइड पे रख दो अगर इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज रखना है।
ये अफशा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और हम तीनों तकरीबन एक ही बात मैं कर रहे एक हैं जुमला कि सिर्फ मैं सिर्फ एक जुमला जी कहना चाह रही हूँ कि जी आपको वो जी बच्चा याद है, वो अहमद सब थे, उसका नाम था, वो हाँ हाँ एक प्यारा सा अहमद क्यूट सा शाह, बच्चा। अहमद शाह, हाँ। लेकिन अब आप देखिए कि वो उसकी जो रूटनेस है उसकी वजह से ही लैंडेड इन द He's a इन द brand ambassador. मैन स्ट्रीम, और वो पता नहीं क्या। सो जब आप इस तरह के लोग, मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत बड़ा क्यूट बच्चा है, और बच्चे तो जाहिर है मासूम और दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन द वे ही वाज बीइंग प्रोजेक्टेड, उसके बाद फिर हाँ, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को वैसे ही रूडनेस वैसे सिखाई। बनाने और की कोशिश की, तो हाँ। आप जो है वो यू हैव टू चूज कि आप किस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल। तशद्दुद को ग्लोरीफाई किया जाता है, बदतमीजी को ग्लोरीफाई किया जाता है। हमारे जैसे एंकर कहीं मैटर नहीं करते, जो सबसे ज्यादा बदतमीज है, जिनको तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, वो वाह, ग्लोरीफाइड है। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मेरे ख्याल में आप दोनों ने ना ये आखिरी जो दो बातें की है ना, ये हमारा व्यूअर्स, वो कहते हैं ना, डिस्कशन का हासिल है कि हम क्या चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं कौन कितनी बड़ी गाली निकाल सकता है, कौन कितना अब्यूसिव हो सकता है, कौन इंसाइट कर सकता है, कौन कह सकता है अत्ते आ मैं तेरी मंजी ठोका, वो जो मुंह से निकल जाता है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी। मगर ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि चाइल्ड राइट कन्वेंशन के तहत बच्चों को इस तरह उनकी मासूमियत का फायदा उठाना, उनको इंसाइटमेंट टू वायलेंस, हेट मॉन्गरिंग और इस तरह की बातों में यूज करना एक जुर्म है, ये एक इंटरनेशनल क्राइम है। और हुकूमत पाकिस्तान ने बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चाइल्ड राइट कन्वेंशन साइन किया हुआ है। क्लोज करना चाहूंगी इस बात पे कि हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लीडर होने की तारीफ की और उसने कहा कि लीडर को, एक लीडर में दो क्वालिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, करेज और कैरेक्टर, हिम्मत और किरदार। और उसने कहा हिम्मत और किरदार जो है इसकी बहुत सी जहतें हो सकती हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करेज उसमें इतनी हो कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके, और कैरेक्टर उसका ये हो कि वो कंसिस्टेंटली उस पर खड़ा रह सके और जंप ना करे। अपने इर्द गिर्द आप खुद देखिए, वो लीडरान, वो इन्फ्लुएंसर, वो लोग जिनको आप पूजते हैं और बिल्कुल उनको लार्जर देन लाइफ समझते हैं, क्या वो करेज और कैरेक्टर की इस डेफिनेशन पे पूरे आते हैं? और फिर अपनी समझदारी को थोड़ा सा खोलिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। टिल नेक्स्ट संडे, खुदा हाफिज।